हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर लोकेश वाली। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार जानदार कमाल फ्रेश एनर्जेटिक सेशन में। प्यारे साथियों, आज की सेशन में हम डिटेल्ड से और आराम से पॉइंट टू पॉइंट ए टू जेड चीजें समझने वाले हैं कि हाउ टू बिकम ए प्रोफेसर। आप प्रोफेसर कैसे बन पाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन पाओगे, एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बन पाओगे और प्रोफेसर कैसे बन पाओगे। पूरी प्रक्रिया, योग्यता से लेकर क्या क्या करना चाहिए जिससे आपके लिए प्रोफेसर बनने का जो रास्ता है आसान हो जाए। तो डिटेल्ड में आज हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि ऑफिशियली जो गवर्नमेंट के जो नियम है वो क्या कहते हैं और किस प्रकार से आप प्रोफेसर बन सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अच्छा, सारी डिटेल समझाने से पूर्व इस वीडियो को लगातार देखो और एक बात सुनो कि आप किस सब्जेक्ट से प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, जिससे क्या है कि मैं आगे आपकी हेल्प कर सकूं कि भाई कौन से सब्जेक्ट में किस किस तरीके से पढ़ाई की जा सकती है। हमारे सामने एक दिल्ली विश्वविद्यालय का एक नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। उसमें योग्यता बतलाई गई है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में एपीआई स्कोर क्या होता है ये भी समझाने वाला हूं और साथियों ये भी समझाने वाला हूं कि किस किस तरीके से आप प्रोफेसर बन सकते हो और ये भी बताने वाला हूं कि नेट की आवश्यकता है या नहीं है प्रोफेसर बनने के लिए। विदाउट नेट प्रोफेसर बनना संभव है क्या, और विदाउट पीएचडी प्रोफेसर बनना संभव है? ये दोनों ही चीजें आज की इस वीडियो में आपको संभव होती नजर आएंगी। जी हां साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि हाउ टू बिकम ए प्रोफेसर और उस प्रोफेसर बनने के लिए क्या आपको पीएचडी की आवश्यकता है या नहीं है। जो 2022 और 2023 में जो वर्तमान में न्यू एजुकेशन या शिक्षा नीति आई है उसके आधार पर क्या नियम है, यानी करंट में क्या, सब कुछ डेटा आज करंट के अकॉर्डिंग यहां पर इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो नेट की आवश्यकता है या नहीं है, पीएचडी के बगैर भी हम कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं, यानी ए से लेकर जेड तक सारा तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि आप प्रोफेसर कैसे बनेंगे और उस प्रोफेसर में भी असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, इसके अलावा प्रोफेसर कैसे बन पाओगे। इन तमाम चीजों का आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो मैं हूं साथियों डॉक्टर लोकेश वाली। आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर से कर लीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे सामने इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है और इसके आधार पर देखो मैं जितनी भी बात बताऊंगा वो सारी ऑफिशियली डेटा के अनुसार बताने वाला हूं कि इसके आधार पर क्या योग्यता होने वाली है आपको प्रोफेसर बनने के लिए। हाँ, एक चीज मैं आपसे एक्स्ट्रा चीज ये करवाना चाहूंगा क्योंकि मैं ये चीज आपकी हेल्प के लिए चाहता हूं कि नीचे कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपका किस सब्जेक्ट से आपका प्रोफेसर बनने का ख्वाब है और आप नेट जेआरएफ पास है या नहीं है। ये कुछ कुछ डिटेल नीचे कमेंट्स आप कर दीजिए। उसके बाद में मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपका प्रोफेसर बनने का जो सपना है वो साकार हो जाए। देखो, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक नोटिफिकेशन आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए, ये सब चीजें किन किन के लिए लागू होती है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं या फिर साथियों कोई ऐसे सब्जेक्ट्स जो उस विज्ञान वर्ग से अलग आते हो, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो और प्रोफेसर बनना चाहते हो तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि भाई क्या योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात। और देखो, दो प्रकार से प्रोफेसर बनते हैं, इस चीज को समझो। एक प्रोफेसर बनते हो आप विश्वविद्यालय में। अब आप कहोगे गुरुजी विश्वविद्यालय में बनेंगे, चलो ठीक है। विश्वविद्यालय का मतलब होता है जैसे डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, या राजस्थान विश्वविद्यालय हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, ऐसे ऐसे मतलब। और एक होता है कॉलेज में प्रोफेसर बनना, यानी कॉलेज में लेक्चरर बनना। जैसे कि मान लो राजस्थान विश्वविद्यालय की कोई कॉलेज है,
ऐसे। तो इन दोनों को ही हम ध्यान में रखकर समझेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, हम सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, क्या है वो चीज। हाँ, सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं साथियों, यहां पर हमको क्या चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। देखो दोनों ही प्रकार की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या है, आपको एमए की जरूरत है, एमए इट मीन पीजी। आपने एमएससी कर रखा हो, आपने एमकॉम किया हुआ हो, मतलब पीजी आपने कर रखा हो, प्लस आपको नेट की आवश्यकता है। देखो मैं आपको वो भी तरीका बताने वाला हूं जिसमें नेट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और दूसरा क्या है, एमए प्लस नेट प्लस पीएचडी। यानी एक तो योग्यता आपकी कम से कम ये होनी चाहिए, या फिर आपकी योग्यता ये होनी चाहिए। अगर आपके मन में एक भाव आ रहा होगा कि हमारे पास तो पीएचडी भी नहीं है और हमारे पास तो नेट भी नहीं है, अब क्या करें। बिल्कुल सही जगह पर आए हो आप। एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, दोनों ही बातों के आधार पर मैं बात करूंगा। चलिए सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं, नेट और यहां पर चीजों को देख ले। जैसे मैंने अभी अभी आपको यह बतलाया था कि एक तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर वैकेंसी निकालता है, ठीक है, और एक होता है साथियों कॉलेज। अब इस गणित को समझो आप, इस गणित का मतलब समझो सबसे पहले। ये क्या होता है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, जेएनयू है, डीयू है, ये विश्वविद्यालय का कैंपस है। यानी जो विश्वविद्यालय की चार दीवारी होती है ना, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये विश्वविद्यालय का कैंपस है। देखो यहां पर आपको पीएचडी होना जरूरी है। क्या है, यहां पर पीएचडी आपकी जरूरी है, ठीक है। ये लेकिन ये कॉलेज में, आप कॉलेज किसे कहते हैं, जैसे कि मान लो आप राजस्थान विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय का कैंपस अलग है और उसकी छोटी छोटी बहुत सारी कॉलेजेस, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कॉलेज हैं, कस्बों में कॉलेज हैं, लेकिन वो राजस्थान विश्वविद्यालय से एसोसिएट है। वहां पर आपको पीएचडी की आवश्यकता नहीं। देखो सबसे पहले वैकेंसी दो प्रकार से समझो इस चीज को, वैकेंसी दो प्रकार से ली जाती है। कैसे कैसे, एक तो साथियों जो भी विश्वविद्यालय जैसे डीयू, जेएनयू, बीएचयू, या राजस्थान विश्वविद्यालय का कैंपस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस, या फिर झारखंड विश्वविद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय आपके स्टेट के विश्वविद्यालय क्यों ना, यहां पर विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर जो वैकेंसी निकलती है, वहां पर किसी भी प्रकार के टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो आप, सारी चीजें कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यकीन मानो ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया ना, आपको प्रोफेसर से संबंधित कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे इस चीज का बेहतर पता है। तो विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल इंटरव्यू बेस पर आपका वहां पर सिलेक्शन होता है। तो इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन में एक चीज होती है जिसको कहते हैं एपीआई स्कोर। एपीआई स्कोर यहां पर अधिक होने की आवश्यकता है। जिस भी विद्यार्थी का एपीआई स्कोर ज्यादा है, उसका यहां पर सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि एपीआई स्कोर क्या होता है। देखो एपीआई स्कोर का मतलब होता है जो आपकी एकेडमिक जो रिकॉर्ड है आपका, जैसे आपकी 12वीं में कितनी परसेंटेज है, बीए में कितनी परसेंटेज है, इनका भी एपीआई इस पर फर्क पड़ता है। अब आप कहोगे गुरुजी हम तो बिल्कुल कमजोर रहे थे 10वीं 12वीं में, गांव से पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी थी, फिर एपीआई स्कोर मेरा कैसे बना। पीएचडी करने से सीधा सीधा 30% का इजाफा हो जाता है एपीआई स्कोर में, इसीलिए यहां पर पीएचडी कंपलसरी हो गई। यानी कि जैसे ही आप पीएचडी कर लोगे, एमफिल कर लोगे, आपका 30% इजाफा होगा एपीआई स्कोर में। यानी कि पीएचडी वालों का इसलिए सिलेक्शन होता है कि एपीआई स्कोर उनका ज्यादा होता है। और जो प्रकाश जावड़ेकर जी थे, जो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2018 में। उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर आपके लिए पीएचडी कंपलसरी है, ठीक। अब पीएचडी जरूरी कहां नहीं है, यहां देखो, कॉलेज के अंदर पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। अब कैसे नहीं है इस चीज को समझो, क्योंकि जो भी कॉलेज होती है, जैसे राजस्थान में आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन,
ये क्या अपने स्तर से कॉलेज लेक्चर और सहायक प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकालती है, उनका एक टेस्ट लेती है। जो भी स्टूडेंट टेस्ट में पास होता है उनका इंटरव्यू होता है, फिर उनका सिलेक्शन होता है। तो यहां पर हमको पीएचडी की आवश्यकता नहीं है, समझ गया आप? तो यहां पर अगर हम कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो हमको किसी भी प्रकार से पीएचडी की आवश्यकता नहीं। अब आपने समझ लिया कि पीएचडी की आवश्यकता कहां है, पीएचडी की आवश्यकता कहां नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सही है, पीएचडी के तो आपने समझा दिया हमको, लेकिन हमारे पास तो नेट ही नहीं है। अब बिना नेट के हम प्रोफेसर कैसे बनेंगे? देखो, एक गणित और समझो। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आप चीजों को बेहतर समझ पाओगे। देखो, नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एक होता है एसईटी, इसको कहते हैं सेट। सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है साथियों स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखो, नेट होता है पूरे राष्ट्रीय लेवल पर होता है, राइट? पूरे राष्ट्रीय लेवल पर नेट की एग्जाम होती है, और सेट की एग्जाम आपके स्टेट के लेवल पर होती है। जैसे कि मान लो आप राजस्थान के रहने वाले, आप कहीं के भी रहने वाले हो, लेकिन एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं आपको। मान लो कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है? अब राजस्थान आपसे नेट पास नहीं हुई, लेकिन राजस्थान में सेट की एग्जाम लगी और आपने वो एग्जाम उत्तीर्ण कर ली। इससे क्या फायदा होगा कि राजस्थान में जब भी आरपीएससी अपनी वैकेंसी निकालेगी, उसमें नेट सेट अगर आपके पास है तो आप सेट की बदौलत भी आप योग्य हो उस एग्जाम के लिए। तो अगर आपके पास नेट नहीं है तो सेट पास कर लो, और अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप पीसीएस में जो वैकेंसी निकलती है उनकी तैयारी कर लो। यहां तक सारी चीजें समझ लग गई सबको? अब आगे बढ़ू, नीचे कमेंट्स करके बताते रहना कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ लग गई। अगर हाँ अभी तक कोई चीज समझ नहीं लग रही है तो नीचे कमेंट्स कर देना, फिर अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है? और हाँ, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ूंगा। कर दिया लाइक? पक्का? आप ही से कह रहा हूं। चलो अब आगे बढ़ते। तो सबसे पहली बात, आपकी एमए होना जरूरी है। नेट सेट में से कुछ एक होने की आवश्यकता है, राइट? अब यहां पर कुछ नियम हैं एमए के भी, यानी पीजी के भी नियम है। देखो क्या नियम है। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी और उसमें नॉन क्रिमिलियर की बात कर रहा हूं, अगर इनमें से कोई कैंडिडेट हैं तो आपको पीजी करते समय कम से भी कम आपकी 50% होनी जरूरी। अगर आपकी 50% एमए में नहीं है फिर आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। अगर आप सामान्य वर्ग से संबंधित रखते हैं तो आपको 55% मिनिमम होना जरूरी है एमए के दौरान, ठीक है? तो एमए में एमए जरूरी है, और नेट सेट और पीएचडी में से कुछ भी आपका हो। अब आप में से एक कुछ लोगों को ये आ रहा होगा कि सर हमसे नेट पास नहीं हो रही, हम पीएचडी कर लें क्या? क्या हम पीएचडी के बलबूते पर प्रोफेसर बन सकते हो? नहीं, आपको नेट पास करना या फिर सेट पास करना आपको कंपलसरी है। उसके बाद आप भले ही कुछ भी करो, पर यह चीज तो जरूरी समझ लेगी सारी बात। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ विशेष जरूरी बातें और बताता हूं। लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और कमेंट्स करना भूल गए हो तो फिर से कमेंट्स करो कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ताकि मैं उससे संबंधित आपकी मदद कर सकूं। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि नेट कैसे पास करेंगे। अब आपने सभी सारी चीजें बता दी, गणित बता दी, लेकिन नेट क्या है, नेट को कैसे पास करें? ये जहन में एक सवाल आ रहा होगा। 2022 और 2023 को ध्यान में रखते हुए मैं इसमें कुछ डिटेल आपको समझाने वाला। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 3 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड हूं, मैं एसआरएफ क्वालिफाइड भी हूं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और मैंने पीएचडी किया है, और टीचिंग का कई वर्षों का विश्वविद्यालय में पढ़ाने का और कई अलग अलग संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव मुझको प्राप्त है। आइए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे हमको नेट की तैयारी करनी है। प्रोफेसर तो आपने यहां तक समझ लिया, आइए नेट की तैयारी हम लोग कैसे करें, हाउ टू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलो, नेट के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए सबसे पहले ये बतला देते हैं। मैं आपको वीडियो को थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड कर रहा हूं। योग्यता वही होनी चाहिए, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 50% और सामान्य वर्ग के लिए 55% होना जरूरी है नेट का फॉर्म फिल करने के लिए। अब नेट एग्जाम की फीस क्या लगती है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, फॉर्म भरते समय अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपके 1000 रुपए लगेंगे। अगर आप ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हैं तो आपके 500 लगेंगे,
और साथियों अगर आप SC ST और PW कैंडिडेट है या थर्ड जेंडर हैं तो आपकी 250 ये फॉर्म भरते हुए फीस लगने वाली है। आइए हम बात कर लेते हैं कि नेट एग्जाम का पैटर्न कब होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कब कब इसके फॉर्म निकलते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? देखो, नेट की एग्जाम को देने के लिए दो पेपर लगते हैं, एक तो पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है वो सामान्य होता है साथियों। क्या होता है? सामान्य पेपर, जिसमें मैथ, रीजनिंग, DI, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें आती। मैं खुद पढ़ाता हूं अनअकैडमी पर, पूरा कोर्स पढ़ाता हूं। आप चाहो तो अनअकैडमी ज्वाइन कर लेना और वहां पर एक रेफरल कोड लगा लो आप, लॉकेश 11। लॉकेश और 11 के बीच में गैप नहीं है, लगातार लिख देना, इससे आपको ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का। ठीक है, आइए। तो आपको क्या है साथियों, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। वो 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। और दूसरा है साथियों आपका सब्जेक्ट, आपका विषय, जिस विषय से आपने PG किया है, ठीक है, उसके आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे 200 नंबर के। ये दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, मतलब किसी प्रकार की ऑफलाइन एग्जाम नहीं होती, ऑनलाइन एग्जाम होती है। ठीक है, तो ये साथियों 3 घंटे की ये एग्जाम आपके लिए कंडक्ट की जाती है, जिसमें 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं। तो पैटर्न में हमने समझ लिया है। आइए अब हम जान लेते हैं कि कौन से मीडियम में, ये भी बताने वाला हूं कि कब एग्जाम लगती है और कब फॉर्म भरे जाते हैं। रुकते जाइए आप। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है? देखो, मीडियम और क्वेश्चन पेपर क्या है कि ये लिख रखा है हिंदी और इंग्लिश ओनली, बाकी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो आप एग्जाम देते समय हिंदी में भी देख सकते हो और इंग्लिश में भी देख सकते हो, ड्यूअल लैंग्वेज में आपको वहां पर ये चीजें मिल जाएगी। आइए अब हम जान लेते हैं कि एज लिमिट क्या होता है नेट की एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट की अगर बात करूं मैं, तो आप नेट अगर पास करना चाहते हैं तो नेट के लिए साथियों कोई एज लिमिट नहीं है। आप 70 साल के भी, आप 70 साल के हो तब भी आप नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है साथियों जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसको कहते हैं JRF। JRF के लिए कुछ साथियों नियम है। क्या क्या नियम है? अगर आप JRF के लिए जो नियम है वो मैं आपको बतला देता हूं। अगर आप लोग ST SC OBC नॉन क्रेमिलियर और महिलाएं हैं, फीमेल है किसी भी कैटेगरी, तो आपको साथियों 35 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होती है इसको भी समझा देता हूं, रुक जाइए। और अगर आप सामान्य वर्ग से हैं और मेल हैं तो आपको 30 वर्ष आपको मैक्सिमम दी जाएगी। हाँ, कोविड की जब से समस्या चली थी तब तक 1 वर्ष आपको यहां पर हर जगह एक्स्ट्रा दे दी गई थी। ये आप देख लीजिए साथियों, इतना आपको एज होना चाहिए। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब होता है एक सर्टेन अमाउंट है जो आपको मिलता है। अगर आपको मैं लमसम अमाउंट बताऊं, PhD करते हुए आपको लगभग 40,000 रुपए से थोड़ा कम, 38-40,000 रुपए के बीच में, 38-40,000 रुपए के बीच में आपको फेलोशिप मिलती है, जिसमें मैंने HRA और कंटीजेंसी भी इंक्लूड कर दिया है। नहीं, बहुत सारे समझदार लोग कमेंट्स लिखेंगे गुरुजी इतनी फेलोशिप नहीं मिलती है, लेकिन एक लमसम अमाउंट हमको 38-40,000 रुपए के आसपास मिलता है, जो फेलोशिप के रूप में हमको प्राप्त होता है JRF करने से। अब JRF और नेट में अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सर JRF और नेट अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही है। नेट और JRF की एक ही एग्जाम लगती है। जिन लोगों के ज्यादा नंबर आते हैं उनका नेट पास होता है, माफ करना, जिन लोगों के ज्यादा नंबर आते हैं उनका JRF पास होता है, जिन लोगों के थोड़े कम नंबर आते हैं उनका नेट पास होता है, और जिन लोगों के और भी ज्यादा कम नंबर आते हैं उनका कुछ भी नहीं होता है। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो टॉपर होते हैं उनको मिलती है फेलोशिप। 5 साल में लगभग वो 25 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है साथियों JRF करने का। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया भी एक बार देख लेते हैं। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इस प्रकार से है। अगर आप SC समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आपको 15% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आप अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, यानी ST से संबंधित है, आपको 7.5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आप OBC से यानी अदर बैकवर्ड क्लास से हैं तो आपको 27% दिया जाएगा। और अगर आप अभी हाल ही में मिले EWS यानी ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोग, उनको 10% का सीधा सीधा रिजर्वेशन इन सीट्स में यहां पर साथियों देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा दक्ष सवाल यह है कि गुरुदेव ये नेट का जो फॉर्म है वो कब भरे जाते हैं? देखो, दो एग्जाम का समय क्या है ये देखो। सबसे पहले तो एग्जाम का समय क्या है, नेट एग्जाम का समय क्या है? नेट एग्जाम वर्ष में 2 बार लगती है। एक लगती है जून
या फिर जुलाई में, और दूसरी लगती है दिसंबर में। अब एक एक चीज को समझो, जून जुलाई के माह में एक एग्जाम लगती है, एक एग्जाम लगती है दिसंबर के माह में, यानी साल में 2 बार एग्जाम लगती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जून के फॉर्म कब भरे जाते हैं। देखो, जून के फॉर्म भरे जाते हैं मार्च के महीने में, ठीक है, और दिसंबर वाले एग्जाम के भरे जाते हैं अक्टूबर के महीने में। यानी अक्टूबर के महीने में दिसंबर वाले एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं, और मार्च के महीने में जून वाले एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है सितंबर के लास्ट में भरवा दें, 2 4 5 10 दिन का ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये फिक्स है, इस समय आप फॉर्म भर सकते हो। तो आप अगर एमए कर रहे हो अभी, तो आप एमए की अभी से तैयारी, एमए के साथ साथ नेट की तैयारी कर दो शुरू। हाँ, हम लोग भी पूरा कोर्स करवाते हैं आप लोगों को, और आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी पर मेरी क्लासेज मिलती हैं, जिसमें आप एक रेफरल कोड लगा लेना, उसका नाम है लॉकेश11। इस कोड को लगाने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा, या फिर आप मुझे सर्च कर लेना डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से अनअकैडमी पर, वहां पर मेरी सभी क्लासेज मिलती है। तो मैंने आज कोशिश की है आप लोगों को कि हाउ टू बिकम ए प्रोफेसर, यानी प्रोफेसर हम कैसे बनेंगे। अच्छा, एक बात सुनो, जाने से पहले अभी कुछ एडिशनल टिप्स भी आपको देने वाला हूं। देखो, सबसे पहले तो ध्यान करके कमेंट्स लिख दो आपका सब्जेक्ट क्या है, वीडियो को लाइक कर दो ध्यान से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई तमाम चीजें मैं आपके सामने लेकर आता हूं। क्योंकि पढ़ने का, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने का, नेट जेआरएफ का, पीएचडी का मेरा अपना निजी अनुभव है, उसके आधार पर ही मैं यहाँ पर हर चीज को लेकर आता हूँ। यानी हवाई में यहाँ पर कोई प्रकार से बात हम लोग नहीं करते। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार से जुड़ने के लिए, यूं ही प्रेम दिखाने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नहीं, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।